दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है सासू माँ की अंतिम इच्छा। तो चलते हैं हमारे कहानी भरे पॉडकास्ट की तरफ। जूही बहुत ही परेशान सी अपनी सासू माँ को देख रही है। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उन्हें अपनी अंतिम यात्रा में निकलना है। वो बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, पर कह नहीं पा रही। वो इशारा करती हैं कि जैसे उन्हें कॉपी और पेन चाहिए। जूही पंकज की तरफ देखकर कहती है, माँ जी शायद पेन और कॉपी चाह रही हैं, कुछ लिखना चाहती हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही। पंकज, अब ऐसे समय में वो क्या लिख पाएंगी? तुम देख रही हो ना उनकी हालत। जूही कहती है, जो मैं कह रही हूँ, आप उनके पास ये नोटबुक और पेन लेकर तो जाओ और उन्हें थोड़ा सा मदद करके बैठाओ, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही। पंकज कहता है, ठीक है, जो कह रही हो मैं जाता हूँ। जूही कहती है, और पल्लवी को भी बोलो दादी माँ के पास जाकर बैठे। पंकज जूही की तरफ देखता है, क्यों ये सब कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना, पल्लवी अपनी दादी को जरा भी पसंद नहीं करती। जूही इशारे से मना करती है, जो कहा है वो करो। पंकज कहता है, हाँ हाँ, जा रहा हूं। जूही पंकज के पति हैं और पल्लवी उनकी बेटी, और कल्याणी देवी उनकी सासू माँ, जिनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन उनके प्राण पखेरु उड़ नहीं रहे। शायद मन में कोई बात है, मन में कोई बोझ है जो वो कहना चाहती हैं, तो नोटबुक और पेन की उन्होंने मांग रखी है। जूही मन ही मन सोचने लग जाती है कि कैसे जब वो विवाह करके आई थी, सासू माँ कल्याणी देवी बहुत ही दबंग स्वभाव की और बहुत ही तेज तर्रार। यहाँ तक कि ससुर जी भी उनके सामने अक्सर मुंह नहीं खोल पाते। ससुर जी धर्मराज सिंह राठौर बहुत ही सज्जन पुरुष। अपनी विनम्रता के कारण वो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं और सब लोग उन्हें बहुत मान सम्मान करते। वहीं कल्याणी देवी के स्वभाव की वजह से सब बहुत भयभीत रहते। आधे से ज्यादा नाते रिश्तेदारों ने तो उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। यहाँ तक कि कल्याणी देवी का सगा भाई पुरुषोत्तम, वो तो अपनी बहन से ज्यादातर पहले बहुत मिलने आया करता था, अब मिलने ही नहीं आता। अपने बेटे के विवाह के समय उसने जब बुलाया, कल्याणी देवी से उसकी कुछ झड़प हो गई। उसके बाद से तो उसने हाथ पांव जोड़ लिए कि अब अपनी बहन को बुलाऊंगा ही नहीं। कहता है कि दीदी तो हमेशा दादागिरी दिखाती है, अब कब तक उनकी दादागिरी देखूंगा। हाँ, ये रिश्ता पंकज और जूही और पल्लवी, इन तीनों में जरूर बना हुआ है। जूही याद करती है कैसे जब वो विवाह करके आई थी तो ससुर जी तो हमेशा उसका साथ देते। उसकी ननद निधि उसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, करती थी। विवाह के बाद जब वो वापस आई तो फिर वो बचे ही नहीं। दरअसल जो निधि की शादी एक एनआरआई लड़के से करवाई गई थी, और जब वो पग फेरे की रस्म में आई और वापस जा रहे थे तो प्लेन क्रैश में निधि और उसका पति दोनों का देहांत हो गया। कल्याणी देवी उसके बाद कुछ और ही कठोर हो गई और अब उनका स्वभाव और भी ज्यादा कड़वा हो गया। किसी को भी भला बुरा बोल देती, कड़वे वचन बोल देती, जिससे आधे से ज्यादा तो नाते रिश्तेदार दूर ही हो गए। कुछ लोग चोरी छुपे संबंध रखते, लेकिन सिर्फ जूही से या फिर पंकज से, जूही के पति से। अब निधि के ना होने के बाद कल्याणी देवी अपनी बेटी की कमी तो जरूर महसूस करती। हालांकि जब कभी भी कल्याणी देवी जूही को कुछ कहती, निधि हमेशा खड़ी हो जाती, मेरी भाभी को कुछ मत कहा करो। तो वो गुस्से में कहती भी कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूं और तुम साइड तो अपनी भाभी की लेती हो। गुस्सा भी हो जाती, पर निधि हमेशा अपनी भाभी का ही साथ देती। आज कल्याणी देवी अपना शरीर तो छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पा रही, और ये दर्द जूही से देखा नहीं जा रहा। इसीलिए वो अपने पति पंकज से कहती है, जाओ नोटबुक लेकर जाओ, शायद वो कुछ लिखना चाहती है। तभी पंकज आते हैं और कहते हैं, माँ तुम्हें इशारे से बुलाने के लिए बोली है, चलो उनके पास।
जूही कहती है, मैं इस वक्त उनके सामने जाऊंगी तो शायद उन्हें गुस्सा आ जाए। तुम्हें तो पता है ना, माँ जी मुझे देखकर अक्सर भड़क जाती हैं। पंकज कहता है, अब तुम ही चाहती हो कि उनके प्राण शांति के साथ निकलें और तुम ही नहीं जा रही। चलो, उन्होंने कुछ लिखा है, शायद तुम्हें कुछ कहना चाहती है। जूही, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चलती हूँ। वो अपनी सासू माँ के पास पहुंच जाती है। कल्याणी देवी इशारे से उसे अपने पास बुलाती है। जूही और पल्लवी, पंकज, जूही के परिवार वाले, माता पिता, भाई भाभी, सबके सब मौजूद हैं। जूही को कल्याणी देवी जो कुछ उन्होंने लिखा है वो नोटबुक पकड़ाती है और कहती है, पढ़ो, इशारे से। जूही पढ़ती है। उसमें लिखा है, जूही बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। पल्लवी के होने पर भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मुझे पोता चाहिए था, उसके लिए भी मैंने तुम्हें कोसा। मैं अपने सारे किए गए अपराधों की क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ेंगे नहीं। मैं ये शरीर छोड़कर जा नहीं पा रही हूँ। बहुत पीड़ा हो रही है। तुम मुझे जब तक माफ नहीं करोगी तब तक जा नहीं पाऊंगी। और पल्लवी को भी बोलो मुझे माफ कर दे, अपनी दादी को माफ नहीं करेगी। जूही जब ये पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जूही देखती है कि सासू माँ भी रो रही है। वो कहती है, माँ जी, मैंने आपको कभी, आपने जो कुछ भी कहा, कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। मैंने आपको माफ कर दिया। और अपनी बेटी से कहती है, बेटा, दादी को माफ कर दो। पल्लवी दादी के सर पर हाथ फेर कर कहती है, दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया। और जूही, पल्लवी सब दादी के हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें सांत्वना दे करके कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, हमने आपको माफ कर दिया, आप बुरी नहीं हो। उन्होंने उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हारे जो ससुर जी प्रॉपर्टी में ये घर अपने बेटे पंकज के नाम कर गए थे, मैंने वो तुम्हारे नाम करवा दिया है। और लॉकर में रखी हुई ज्वेलरी और कैश वो जूही तुम ले लेना और गहने पल्लवी को दे देना, उसके विवाह के समय काम आएंगे। और बाकी जो कुछ भी है वो मैंने वकील को बुला के वसीयत बना दी है, वो विल लॉकर में रखी है, तुम उसे पढ़ लेना और हो सके तो मुझे माफ कर दो। ऐसा सब कुछ लिखा था। जैसे ही जूही, पल्लवी सब अपने सासू माँ को, कल्याणी देवी को माफ करते हैं, जैसे ही माफ करते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और जो हाथ पल्लवी ने पकड़ा था और जूही ने पकड़ा हुआ था वो हाथ उनके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर जाता है। पंकज जोर से रोकर कहते हैं, जूही, मेरी माँ चली गई, और रोने लगते हैं। पूरे कमरे में मातम छा जाता है, सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। अब अगर जूही उन्हें माफ नहीं करती तो शायद वो अपने प्राण भी नहीं छोड़ पाते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।